हेलो गाइस, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर में। गाइस, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और उम्मीद है आप सब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, मैथ मैराथन सीरीज़, जिसमें हम हर रोज़ 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके रैंडम क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, मैथ के रैंडम क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि अर्थमेटिक भी क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे और एडवांस के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड होंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मैथ के सारे कंसेप्ट को सीखा होगा, अच्छे से अपने सारे चैप्टर्स को कवर किया होगा, लेकिन उस कंसेप्ट का यूज़ किस तरीके से करते हैं वो आप नहीं कर पा रहे। तो ये सिर्फ मैथ मैराथन सीरीज़ उन बच्चों के लिए है जिनको सारे कंसेप्ट तो पता है, लेकिन क्वेश्चन में उसका यूज़ कैसे करें, पेपर में उन कंसेप्ट का यूज़ कैसे करें वो नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो एक वीडियो हम 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और आपके ये सीरीज़ जो है आपके एग्ज़ाम होने तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो आपके एग्ज़ाम होने तक बहुत सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे और आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और हर रोज़ एक वीडियो आएगी। ठीक है ना। तो मैथ मैराथन सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 9 मंथ। ठीक है ना। मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कितने रुपए पे, 16,000 पे 9 महीने का, फॉर द 9 मंथ एट 20% पर एनम, एट 20% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली। अब मेरे को यहाँ क्या वर्ड दिया गया है, क्वार्टरली का वर्ड दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में क्वार्टरली की बात करेगा, क्वार्टरली वर्ड अगर आपके पास आ जाए कंपाउंडिंग क्वार्टरली, तो इसमें क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया होता है, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो टाइम दिया होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 1/4 से इसको हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम क्या होता है 4 गुना बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को देखना है कितना दिया गया हुआ है, 20%। ठीक है ना। तो 20% का मैं क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूंगा। कब? अगर मेरे क्वेश्चन में क्या दिया गया हो, क्वार्टरली वर्ड दिया गया हो, तो 20 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा 5%। ठीक है ना। उसी तरीके से अब जो यहाँ पर टाइम कितना गया 9 मंथ, तो 9 मंथ को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो ये कितने मंथ हो जाएंगे 4 9 से 36 मंथ हो जाएंगे। ये मंथ है। अब अगर मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूँ तो 36 महीने कितने ईयर होते हैं 3 साल, क्योंकि 12 तो ये 36 होता है, तो ये 3 ईयर आ जाएंगे। यानी कि अब मेरे को क्या निकालना है 5% पे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ध्यान रखना जब भी क्वार्टरली की बात करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना है और टाइम को 4 से गुना करना है। ठीक है ना। तो अब मेरे को कितने में बताना है 16,000 पे बताना है। तो अगर आपको कंसेप्ट आपने सीखा हो तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कंसेप्ट को सीखा हुआ है, बस यूज़ नहीं करना आ रहा। ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि जब मैं रेशो की बात करता हूँ तो यहाँ पर प्रिंसिपल रेशो क्या होता है, मेरे पास अमाउंट होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट। अब मेरे को पता है कि 5% कितना होता है 1/25। 5% कितना होता है 1/25, क्योंकि 5/100 कितना होता है 1/20, सॉरी 5% कितना होता है 1/20, 1/20 होता है। ठीक है ना। तो 20 पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 पे एक इंटरेस्ट मिल रहा है। तो प्रिंसिपल अगर 20 है तो इंटरेस्ट 1 मिल जाएगा, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, यानी 20 जमा 1 21 हो जाएगी। ये तो पहले साल की बात हुई। फिर दूसरे कितने साल का मेरे को बताना है 3 साल का मेरे को बताना है, तो दूसरे साल में कितनी हो जाएगी, फिर से 20 की बजाय कितना हो जाएगा 21, फिर से तीसरे साल में कितना हो जाएगा, फिर से 20 की बजाय कितना हो जाएगा 21। ठीक है ना। ये हो जाएगा टोटल। अब टोटल कैसे, तीनों साल को मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8,000। यानी कि प्रिंसिपल तो मेरी बनी 8,000 और 21 का क्यूब क्या होता है 9261। 91 का क्यूब होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि 21 का क्यूब क्या होता है। और अगर आपको जानना है कि 21 का क्यूब क्या होता है, किस तरह से हम क्यूब को निकालते हैं, किस तरह से क्यूब को फाइंड करते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल ट्यूशन फॉर मैथ पर जाके वैदिक मैथ की वीडियोस हमें देख सकते हैं। वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा किसी भी नंबर का क्यूब या स्क्वायर किस तरह से फाइंड किया जाता है। ठीक है ना, या फिर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल हुई 20 × 20 × 20 8,000 हुआ, 21 × 20 × 21 3 साल का बताना था, तो 9261 हुआ। प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, तो इंटरेस्ट कितना लगा होगा 1261। ठीक है ना, 1261, 9261 में से 8,000 गए तो कितना है 1261। अब प्रिंसिपल कितनी है मेरे पास 8,000। 8,000 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल प्रिंसिपल कितनी है 16,000, तो 8,000 की वैल्यू कितनी हुई 16,000। एक की वैल्यू कितनी हुई 16,000 बटे 8,000। क्या निकालना है मेरे को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने की वैल्यू निकालनी है 1261 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और तो 126 × 2 कितना हो जाएगा 2 1 2 2 6 12 2 2 4 और 1 5 एंड 2 1 2, यानी कि 2522। ठीक है ना। यानी कि जो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 16,000 पे, या फिर मैं कहूँ कि 9 महीने का 20% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा 2522। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि हम आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिए।
इसको हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, ऑप्शन से नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो 9 महीने में 20% के हिसाब से जो इंटरेस्ट होगा कितना आएगा 2522। तो ध्यान रखना है जब भी क्वार्टरली की बात करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने 4 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 4 से गुना कर देते हैं। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में मेरे को क्या दे दे, सेमी एनुअली, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में सेमी एनुअल आ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम जो होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कब आए क्वेश्चन में क्या बात करें, अगर सेमी एनुअली की बात करें तो, लेकिन अगर क्वार्टरली की बात करें तो r/4 × 2 × 4, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। और इसको हमने किस मेथड से की, रेशो मेथड है। ये क्या है, रेशो मेथड है। तो हम रेशो मेथड कहते हैं कि हमने रेशो मेथड से अटेम्प्ट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि A टेक 7 days मोर देन B। A जो है 7 दिन ज़्यादा लेता है B से, एंड 16 दिन ज़्यादा लेता है किससे, C से, ठीक है ना। मैं हिंदी में उसको बता रहा हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए ईजी रहे। तो इंग्लिश में क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिएगा कि A टेक जो है 7 दिन, A जो है 7 दिन ज़्यादा लेता है B से और 16 दिन ज़्यादा लेता है किससे, C से। टू कंप्लीट अ वर्क C वर्क एज मच एज A + B टुगेदर। कह रहा है कि C एक दिन में उतना ही काम करता है जितना A + B मिलके एक दिन में करते हैं। यानी कि मेरे को यहाँ से ये एक चीज़ पता लग रही है कि जो C और A + B की जो एफिशिएंसी है ना वो इक्वल है। यानी कि मैं कहूँ कि जो C की एफिशिएंसी है वो B की एफिशिएंसी क्या है, A + B की एफिशिएंसी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर ये एफिशिएंसी है, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर E लिख रहा हूँ, ये एफिशिएंसी है यानी कि एक दिन का काम। यानी कि C जो एक दिन में जितना काम करता है वही A + B क्या करता है, एक दिन में करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज A B C अलोन कंप्लीट देयर वर्क इंडिविजुअली। कह रहा है अलग अलग कितने दिन में, अलग अलग मतलब डेज निकालें तो कितने कितने दिन बनेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि A कितने दिन लेता है, A लेता है 7 दिन ज़्यादा B से। तो मैंने मान लिया कि जो B है वो X डेज ले रहा है, B जो है X डेज ले रहा है, तो A कितने दिन लेगा, X + 7। ये तो 7, ये तो किसका आगे, A के आगे, X + 7 डेज लेगा क्योंकि 7 दिन ज़्यादा ले रहा है किससे, B से। उसी तरह से अगर मैं C की बात करूँ तो C कितने दिन लेगा। अब कह रहा है कि A जो है वो B से कितने दिन ज़्यादा, सॉरी C से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 16 दिन ज़्यादा ले रहा है, 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ से जो C की वैल्यू आ जाएगी ना, C की जो डेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे आपके पास X - 9। X - 9 क्यों, क्योंकि अगर मैं C में 16 दिन ऐड करूँगा X - 9 + 16 तो ये कितना बन जाएगा, X + 7, ठीक है ना। तो X, B को मैंने X माना, A को मैंने क्या माना, X + 7। A कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, B से 7 दिन ज़्यादा ले रहा है, और C से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 16 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो इसमें क्या करूँगा, 16 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो जब 16 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा, X - 9 आ जाएगा, ठीक है ना। A के डेज में से अगर मैं 16 दिन माइनस कर दूं तो C के डेज आ जाएंगे ना। अब क्या है कि जो C की एफिशिएंसी है वो A + B की एफिशिएंसी के इक्वल है। तो मैं इन वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क 1 है तो C की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/में X - 9, ये आ जाएगी C की एफिशिएंसी। ये किसके इक्वल है, A + B की एफिशिएंसी के इक्वल है। तो A की एफिशिएंसी कितनी है, 1/में X + 7 प्लस 1/में X, 1/X, ठीक है ना, प्लस 1/में X। तो ये आ जाएगा C की एफिशिएंसी किसके इक्वल है, A + B की एफिशिएंसी के। ये C है, ये A और ये प्लस B की एफिशिएंसी के इक्वल है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना आप तो ये आ जाएगा 1/में X - 9 इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, x² - 7x, सॉरी प्लस 7x, और यहाँ आ जाएगा x प्लस में x + 7, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके आएगा x 1/में X - 9 इज इक्वल टू 2x + 7/में x² + 7x। तो यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² - 18x - 63 = 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है ना। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू की इस तरफ सबको ले जाएंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है ना। मैं इसको ज़्यादा मैं कंप्लीट डिटेल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ समझ आई कि B के डेज कितने हैं x, A के कितने x + 7, C के कितने x - 9, और कह रहा है कि C की जो एफिशिएंसी यानी कि 1/में X - 9 की इससे इक्वल है 1/में X + 7 अब प्लस में 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी x² - 18x - 63। अब 63 के मेरे को फैक्टर बनाने हैं तो क्या होता है, 7 9 63 होता है, या फिर मैं कहूँ 21 × 3 ये भी 63 होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी, एक तो 21 आएगी, ठीक है ना, और क्या आएगी, और एक आएगी -3, एक आएगी -3। अब माइनस में तो डेज हो नहीं सकते तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगलेक्ट,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 21 और एक आएगी -3। -3 में डेज हो नहीं सकते, तो x की वैल्यू क्या मानी जाएगी 21। x क्या हमारे पास b, x की वैल्यू क्या b, यानी कि जो b के डेज आएंगे वो क्या आएंगे 21। अब a की बात करूँ, a के कितने डेज हैं, b से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है 7, तो 21 + 7 कितने हो जाएंगे 28, ये a के हो गए। और c के निकालूंगा तो c के कितने हैं, x माइनस में 9, यानी कि 21 - 9, तो 21 - 9 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे ए बी सी के इंडिविजुअली डेज। तो होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा ना। अब हम इसको इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से अटैम्प्ट करते हैं और ऑप्शन से अटैम्प्ट करके देखते हैं कि ऑप्शन आंसर किस तरह से हम जल्दी से हम फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ ना। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से अटैम्प्ट करते हैं। तो ऑप्शन क्या आया था हमारे पास, ये वाला आंसर था, तो मैं इसी को उठा रहा हूँ, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सी का काम है एक दिन का, वो ए प्लस बी के काम के इक्वल है। अब यहाँ पर सी के नंबर ऑफ डेज कितने हैं 12, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी होगी ना वो क्या होगी 1/12, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ इस तरह से, मान लीजिए सॉरी सी के, यानी कि जो सी के है ना, सी जो यहाँ से सी की आएगी ना, सी के डेज, या फिर मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ, इस तरह से ही कर लेता हूँ। जो सी की एफिशिएंसी है यानी कि 1/12 वो किसके इक्वल है, ए की एफिशिएंसी कितनी 1/28 प्लस 1/21 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू ये ये इसको सॉल्व करके, इस वाले को सॉल्व करके 1/12 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 28 और 21 का, तो यहाँ से मैंने पूरा 28 लिया, 28 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4 7 28 7 21, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 3 से 24, 2 3 दूनी 6 7 8 84, इसका एलसीएम आ जाएगा 84, ठीक है ना। तो अगर आपको एलसीएम जानना है किस तरह से हम निकालते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल ट्यूशन फॉर मैथ पर जाकर देख सकते हैं। तो 28 और 21 का एलसीएम आ गया कितना 84, तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1/12 इज इक्वल टू 4 3 7/84। तो जब इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/12 ही आ जाएगा, यानी कि 1/12 इज इक्वल टू 1/12 के इक्वल आ गया, यानी कि जो सी की एफिशिएंसी है वो ए प्लस बी की एफिशिएंसी के इक्वल है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ से सेटिस्फाई हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट 28 21 एंड 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से इसको करना बहुत ईजी था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ये लाइन पढ़ी कि सी वर्क एज मच एज ए प्लस बी वर्क टुगेदर, ठीक है ना। सी एक दिन में उतना ही काम करता है जितना ए प्लस बी दिन में मिलकर करते हैं। तो सी के डेज कितने हैं 12, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 1/12। ए के डेज कितने 28, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 1/28। बी के डेज कितने 21, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी कितनी होगी 1/21 होगी। तो यहाँ से मैंने 28 और 21 का एलसीएम लिया, कितना है 84 आया, तो यहाँ से आ जाएगा 28 3 84 21 चौके 84, तो 4 और 3 7 7/84, तो 7/84 कितना होता है 1/12, तो 1/12 1/12 के इक्वल आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से जब ये इक्वल आ गया तो मेरे को पता लगा कि ऑप्शन क्या है मेरे पास 28 21 12 हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन से करना इसको ज़्यादा ईजी था। और मैं एक कंसेप्ट फटाफट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सारे कंसेप्ट को सीखा हुआ है, बस आपका यूज़ नहीं करना रहा किस तरह से हम इसको यूज़ करें, ठीक है ना। तो ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चन हैं उनके लिए जो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, उनको मैथ आता है लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² - 3y² रेशो 2x² + 5y²। मेरे को क्या दे रखा है 4x² - 3y² डिवाइडेड बाय 2x² + 5y² इज इक्वल टू 12/19, ठीक है ना। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 76x² - 57y² इज इक्वल टू 24x² + 12 चौके 60y², यहाँ पर y² है, ठीक है ना। अब x² को मैं एक तरफ लेकर चल जाता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 52x² इज इक्वल टू 117y²। यहाँ से आ जाएगा x² अपॉन में y² की वैल्यू आ जाएगी कितनी 117 डिवाइडेड बाय 52, तो ये आ जाएगा 13 चौके 52 एंड 39 होता है 117। तो यहाँ से x² अपॉन में y² की जो वैल्यू आई कितनी आई 9/4 आई। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो जब स्क्वायर रूट करूंगा दोनों तरफ तो क्या रह जाएगा x/y रह जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि जो x रेशो y आई वो कितनी आई 3:2 आई, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3:2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड y इज x टाइम्स द थर्ड प्रोपोर्शनल। कह रहा है कि जो मीन प्रोपोर्शनल है x और y का वो x टाइम्स है किसका थर्ड प्रोपोर्शनल के। तो आपको पता है कि किसी नंबर, जैसे मेरे पास दो नंबर दिए हैं a और b, अगर मैं इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालूं तो वो क्या होता है √AB होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना।
तो उम्मीद मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट सारे पता है, बस यूज़ नहीं करना आ रहा, ठीक है ना। तो ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, ए बी। मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मीन प्रोपोर्शन अगर मैंने मानना निकालना है तो ए रेशो सी रेशो सी रेशो बी, ये होता है मीन प्रोपोर्शनल जो हमने निकालते हैं। जैसे मेरे को सी की मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन वो नंबर होता है जो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो यहाँ से इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए बाई सी लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सी बाई बी। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए बी। ये होता है आपके पास मीन प्रोपोर्शन। यहाँ से सी की वैल्यू आएगी और वो क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होता है। उसी तरीके से कह रहा है कि थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे हम निकालते हैं कि ए रेशो बी रेशो ये आपके पास हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन बी रेशो सी। ये होता है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन होता है। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में आपको सिर्फ 2 ही नंबर दिए होते हैं, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में मीन प्रोपोर्शन लिखा आ जाए या फिर थर्ड प्रोपोर्शन लिखा आ जाए तो वहाँ पर आपको 2 ही नंबर दिए होंगे। लेकिन आपके पास अगर फोर्थ प्रोपोर्शन लिखा आ जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो तो वहाँ आपको 3 नंबर दिए होंगे। तो यहाँ पर मेरे को थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है, मतलब मेरे को 2 ही नंबर दिए हैं, ए और बी नंबर ही दिया है। मेरे को ये सी की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सी की वैल्यू आएगी वो आएगी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब मेरे को कह रहा है कि मीन प्रोपोर्शनल जो है एक्स और वाई का, यानी कि एक्स और वाई का जो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, रूट एक्स वाई होगा। ये किसके इक्वल है, ये एक्स टाइम है किसके, थर्ड प्रोपोर्शनल के। और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई, यानी कि दूसरे नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। यहाँ दूसरा नंबर कौन सा है, वाई, तो वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारे पास, एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से। कह रहा है देन फाइंड द रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की मेरे को क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ से मैंने क्या करा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ से रूट कट जाएगा, यह आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा। अब वाई से यहाँ कट जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब रह जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ कि वाई इंटू में वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। वाई क्यूब को मैंने क्या लिखा, वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब ये वाई नीचे आ जाएगा, यानी कि एक्स बाई वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यानी कि जो रेशो आएगी वो क्या आएगी, वाई स्क्वायर रेशो 1 आ जाएगी। ये तो मेरे पास किस फॉर्म में है, वाई की फॉर्म में। अगर मेरे से आंसर क्या पूछ रहा है, वाई की फॉर्म में पूछ रहा है। अगर मेरे से आंसर वाई की फॉर्म में पूछ रहा है तो आंसर मेरे पास ये होगा। लेकिन अगर मेरे से आंसर किसकी फॉर्म में पूछे, एक्स की फॉर्म में पूछे, ठीक है ना। अगर मेरे से आंसर किसकी फॉर्म में पूछेगा, एक्स की फॉर्म में पूछे तो आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो मेरे को पता है कि एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वाई क्यूब आई है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, वाई क्यूब आई है। मेरे से क्या पूछ रहा है, एक्स बाय वाई पूछ रहा है। तो यहाँ से फिर वही कि एक्स बाय वाई पूछ रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगी। लेकिन मेरे से आंसर किसके फॉर्म में पूछ रहा है, एक्स की फॉर्म में पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरे को पता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स रेस टू पावर 1/3, ठीक है ना। तो ये आपको ये सर्ज एंड इंडिसेस का ये पार्ट है। जैसे आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर मैं लिखूँ एक्स रेस टू पावर 3 इज इक्वल टू वाई, तो मैं इसको ये चीज़ भी लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर 1/3 लिख सकता हूँ इसको मैं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, क्यूब रूट बोथ साइड कर दिया। तो जब आप क्यूब रूट बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से तो क्यूब रूट से ही कट जाएगा और यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वाई की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स रेस टू पावर 1/3। तो वाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी एक्स रेस टू पावर 1/3 और इसका क्या स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बाय वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 2/3/1, यानी कि रेशो कितनी आएगी, एक्स रेस टू पावर 2/3 रेशो 1। तो ये आपके पास हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अगर y की फॉर्म में आंसर पूछ रहा है तो ये आंसर होगा, अगर x की फॉर्म में आंसर पूछ रहा है तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है दोनों चीज़ों का, किसी भी फॉर्म में आपसे आंसर पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इन अ मिक्सचर इज 7:5। कह रहा है कि मेरे पास इस तरह से कोई मिक्सचर है, इसके अंदर मिल्क एंड वाटर है और उसकी जो रेशो दे रखी है वो देखिए 7:5। कह रहा है इसमें से मैंने क्या विड्रॉ करा, 9 लीटर बाहर निकाल लिया। 9 लीटर इसमें मिक्सचर मैंने बाहर निकाला, तो 9 लीटर मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया तो माइनस होगा। तो इसमें से मैंने क्या करा, 9 लीटर मैंने बाहर निकाल लिया। ये इसकी क्वांटिटी कितनी है, 9 लीटर है, ठीक है। 9 लीटर मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से। तो जब बाहर निकाल लिया तब जो मिल्क और वाटर की रेशो रहेगी ना, तब भी कितनी रहती है, 7:5 ही रहती है, ठीक है ना। पहले तो टोटल मिक्सचर था, उसमें मिल्क और वाटर था, कितना था, 7:5 में। इसमें से कुछ निकाला तब भी मिल्क और वाटर की जो रेशो रहेगी निकालने वाले में, जो हमने निकाल लिया उसमें, तब उसमें भी रेशो कितनी रहेगी, 7:5। अब जो बचा मेरे पास जो बचा, मैंने मान लेता हूँ यहाँ पर मेरा x लीटर था, x में से मैंने 9 निकाल लिया तो रह कितना गया, x - 9 रह गया। टोटल मैंने x माना, x में से मैंने 9 निकाल लिया तो रह कितना गया, x - 9।
अब इसमें जो मिल्क और वाटर की रेशो होगी ना वो भी कितनी होगी, 7:5 ही होगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी होती है ओरिजिनल उसमें, जो निकाली उसमें, और जो बच गई उसमें, इन तीनों में जो मिल्क और वाटर की जो रेशो होती है वो क्या होती है, इक्वल ही रहती है, 7:5 7:5 7:5। अब क्या रहा है कि मैंने इसमें जो मेरे पास, जब निकालने के बाद जो मेरे पास क्वांटिटी रह गई थी, इसमें मैंने क्या ऐड करा, इसमें मैंने 9 लीटर क्या ऐड करा, इसमें मैंने 9 लीटर, इसमें मैंने 9 लीटर क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा। इसमें मैंने 9 लीटर का पूरा क्या करा, वाटर ऐड करा। अब इसके बाद जो क्वांटिटी आई मेरे पास, तो मेरे को बताना है कि जो मेरे पास इनिशियल मिल्क कितना था, इनिशियल मेरे पास मिल्क कितना था। तो अब मैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस तरीके यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पोर्शन को मैं थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूँ। कह रहा निकालने के बाद जो बचा, निकालने के बाद टोटल क्वांटिटी थी, निकाला, ठीक है ना। निकालने के बाद जो बचा इजिकल टू का साइन लिखा, तो यानी कि x में से 9 निकाला, तो जो बचा, मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बचा, बचने के बाद कितना लीटर ऐड करा, 9 लीटर ऐड करा, और क्या ऐड करा, वाटर। तो निकालने के बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ, निकालने के बाद, ठीक है ना। निकालने के बाद जो रेशो बनी मिल्क और वाटर की, वो रेशो कितनी थी, 7:5। और निकालने के बाद मैंने कितना लीटर ऐड किया, 9 लीटर क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। तो 9 लीटर वाटर ऐड करने के बाद जो रेशो बनी वो कितनी बनी, 1:1। क्या मैंने मिल्क को छेड़ा, क्या मैंने मिल्क को कुछ निकाला, या क्या मैंने मिल्क ऐड किया, या फिर मैंने मिल्क निकाला, मिल्क मैंने यहाँ निकाला है। मैं निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ, जब मैंने मिक्सचर निकाल लिया उसके बाद मैंने 9 लीटर ऐड करा, उसके बाद मैंने मिल्क को छेड़ा, नहीं छेड़ा, यानी कि मिल्क को मैंने क्या करना है, सेम बनाना है। तो यहाँ मिल्क 7 है, तो यहाँ भी 7 बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको इन दोनों क्वांटिटी को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब आप दोनों क्वांटिटी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, मिल्क एंड वाटर की यहाँ रेशो आ जाएगी, यहाँ तो कितनी है, 7:5 है। और जो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क को मैंने सेम बना लिया, तो मिल्क कितना आ जाएगा, 7:7। ठीक है ना। मिल्क और वाटर की रेशो 7:7 बना लेगी। ये भी तो 1:1 ही है, जब काटेंगे तो 1:1 ही आएगी। तो यहाँ मैंने कितना वाटर ऐड करा है, 2 वाटर ऐड किया। एक्चुअल में कितना वाटर ऐड किया, 9 लीटर ऐड किया। ठीक है ना। तो 2 की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर वाटर ऐड किया है, 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है ना। 2 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 9 है। मैं क्या करता हूँ, मिल्क की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मिल्क मेरे को बताना है, मेरे को आखिरी में क्या बताना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बतानी है। तो 9 7 की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/2 गुना 7, 9/2 गुना 7। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 से, ये आ जाएगा 4.5, और ये आ जाएगा आपके पास 4 7 35 28 31.5 आ जाएगा। ये तो कब है, ये मिल्क की वैल्यू कब आई, ये मिल्क आया, ओरिजिनल क्वांटिटी आ गई। ये ओरिजिनल क्वांटिटी कब आई, निकालने के बाद, क्योंकि यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, 7 के बाद। और मैं क्वेश्चन कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, निकालने के बाद से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो 7 की वैल्यू आई, ये क्या आई, 31.5 आई। ये कब आई, मिक्सचर निकालने के बाद और पानी डालने के बाद की वैल्यू आई। अब मेरे को इनिशियल क्वांटिटी बतानी है, ध्यान रखना, मेरे को क्या बताना है, इनिशियल क्वांटिटी। अब मैंने कितना लीटर निकाला था, 9 लीटर निकाला था। निकाला कितना लीटर था, 9 लीटर। तो 9 लीटर में कुछ मिल्क भी निकला होगा। ठीक है ना। तो 9 लीटर में मैं देख लेता हूँ मिल्क कितना निकला। तो 9 लीटर मैंने निकाला था, और 9 लीटर में मिल्क कितना निकला, 7/12, 7/12 निकला। तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 चौके 12, यानी कि 21/4। 21/4 करूँगा तो ये आ जाएगा 5.25 लीटर। यानी कि मैंने कितना मिल्क निकाला था, 5.25 लीटर निकाला था। और निकालने के बाद मेरे पास मिल्क कितना रह गया था, 31.5। निकाला कितना, 5.25। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगा, यानी कि 31.5 में मैंने क्या ऐड करना है, 5.25 ऐड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 36.75। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनिशियल मिल्क क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये जो क्वांटिटी आई है, 7 की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, निकालने के बाद, मिक्सचर निकालने के बाद जो मेरे पास मिल्क बचा उसकी है। मिक्सचर निकालने के बाद जो मिल्क बचा उसकी क्वांटिटी है। और मैंने निकाला कितना मिक्सचर, 9 लीटर निकाला है। 9 लीटर में कुछ मिल्क भी निकाला होगा। तो 9 लीटर में मैंने कितना मिल्क निकाला वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। कितना निकाला, 5.25 लीटर मैंने मिल्क निकाला है। तो 5.25 लीटर मैंने मिल्क निकाल लिया था। और निकालने के बाद मेरे पास जो मिल्क बचा था वो कितना था, 31.5। तो 31.5 प्लस 5.25 कितना हो गया, 36.75। तो ये आपके पास क्या इनिशियल मिल्क क्वांटिटी है, स्टार्टिंग में जो मेरे पास मिल्क था वो उसकी क्वांटिटी है। तो होप आपको इस तरह से, आपको अगर आपको ये अपना वाटर पूछे तो इस तरह से आप वाटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि HCF में से क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है किसका, 3⁻³ और किसका 3⁻³ का मेरे को HCF पूछ रहा है। अब यहाँ से मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, फिर इसका कंसेप्ट बता दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह से नंबर दे रखा हो कि a⁻n + 1, और क्या दे रखा हो कि a⁻m + 1। अगर मेरे से इन दोनों का HCF पूछ ले
और यहाँ पर n एंड m क्या है, n एंड m इज ऑड, n m क्या है, ऑड नंबर है। जो ये पावर दे रखी है मेरे को, ये वाली पावर दे रखी है, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है ना। तभी ये फॉर्मूला लगेगा कि a रेज़ टू पावर n प्लस 1 a रेज़ टू पावर m प्लस 1, अगर और क्या है, n m इज एन ऑड नंबर। तो इन दोनों का जो HCF होगा ना वो क्या होगा, यानी कि HCF जो होगा वो क्या होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a रेज़ टू पावर HCF ऑफ n एंड m प्लस 1, ये इसका HCF होता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब या तो यहाँ पर बेस सेम हो, दोनों तरफ बेस सेम हो, और n और m क्या हो, ऑड नंबर हो, n और जो पावर मेरे को दे रखी है वो क्या हो, ऑड नंबर हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, और प्लस वन हो। तो HCF क्या होता है, a रेज़ टू पावर, जो मेरे पास बेस होता है a रेज़ टू पावर HCF किसका, n और m का HCF प्लस 1, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 333 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 334। अब एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ी है, क्या कि अगर कोई ऑड नंबर मेरे को दे रखा है और उस ऑड नंबर की आप कोई भी पावर कर दो, ऑड नंबर है जैसे 3 है, 7 है, 5 है, 9 है, ठीक है ना, 11 है, 13 है, ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर की आप कोई भी पावर रख देंगे ना, तो वो जो मेरे पास नंबर निकल के आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 कितनी होती है, 343, तो 7 एक ऑड नंबर है और पावर 3 है, तो क्या आया, 343 ही आया, ऑड नंबर आया। उसी तरह अगर मैं बात करूं क्या, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, ऑड नंबर है, पावर इवन है, तो ऑड नंबर की आप कोई भी पावर रख दो तो नंबर क्या निकल के आता है, ऑड ही आता है। वही चीज़ यहाँ पर है, इतने पोर्शन को जो यहाँ पर ये पावर दे रखी है, 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 333 और 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 334, इतने पोर्शन को मैंने n माना और इतने पोर्शन को मैंने m माना, यानी कि मैं इसको रब कर रहा हूँ। अगर आपको फॉर्मूला आपने देख लिया होगा तो मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मेरे पास लिखने के लिए जगह बन जाए। तो मैंने क्या माना कि n की जो वैल्यू है ना वो मैंने मान ली कि 3 रेज़ टू पावर 333 है, ठीक है ना, इतने पोर्शन को, और m की मैंने वैल्यू मानी क्या, 3 रेज़ टू पावर 334 है, ठीक है ना, ये मैंने m की वैल्यू मान ली। अब n एंड m क्या है, ऑड नंबर है, क्यों, यहाँ पर मैंने देखा 3 है, यहाँ पर ऑड नंबर है, और ऑड नंबर की कोई भी पावर कर लो तो नंबर क्या निकल के आता है, ऑड ही आता है। यहाँ पर क्या ऑड नंबर है 3, और 3 की आप कोई भी पावर कर लो तो क्या निकल के आएगा, ऑड नंबर निकल के आएगा, तो n एंड m क्या हो गए, ऑड नंबर हो गए, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूँ कि भाई मेरे को HCF बताओ किसका, मेरे को HCF बताओ 2 रेज़ टू पावर 4 का और 2 रेज़ टू पावर 6 का, मेरे को HCF बताओ, 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 6 का मेरे को HCF बताओ। तो आप क्या कहेंगे कि इन दोनों का जो HCF होगा ना भाई वो क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 4 होगा, ठीक है ना। इन दोनों का HCF क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट पावर हो, तो 4 दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट पावर यही कॉमन है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि भाई मेरे को ये बताओ कि 3 रेज़ टू पावर 9 और 3 रेज़ टू पावर 27 का HCF बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि जो 3 रेज़ टू पावर 9 और 3 रेज़ टू पावर 27 का जो HCF है ना वो क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 9 होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 3 रेज़ टू पावर 9 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट को पावर कौन सी कॉमन है, 3 रेज़ टू पावर 9 कॉमन है। उसी तरीके से यहाँ पर है, अगर मैं आपसे कहूँ कि n एंड m का HCF बताओ, n की वैल्यू कितनी है, 3 रेज़ टू पावर 333 3 रेज़ टू पावर 334, इन दोनों का HCF बताओ, तो आप क्या कहेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा HCF, तो HCF यहाँ पर क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 333 होगा, ठीक है ना, यानी इन दोनों नंबर्स का जो HCF आया वो क्या है, 3 रेज़ टू पावर 333, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 333 यहाँ भी है और 3 रेज़ टू पावर 333 यहाँ भी है, हाईएस्ट कॉमन पावर कौन सी है, 3 रेज़ टू पावर 333। अब मैंने क्या, यहाँ पर बेस सेम है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि a रेज़ टू पावर n प्लस 1 हो और a रेज़ टू पावर m प्लस 1 हो, और n एंड m अगर ऑड नंबर है तो फॉर्मूला क्या होता है HCF का, a रेज़ टू पावर HCF ऑफ n एंड m प्लस 1, ठीक है। तो HCF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a रेज़ टू पावर HCF ऑफ n एंड m प्लस 1, यही होता है, ठीक है ना। अब a क्या है मेरे पास 3, जो बेस दोनों में कॉमन है, बेस यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो a की जगह 3 आ गया। HCF ऑफ n एंड m, HCF ऑफ n एंड m का HCF कितना है, 3 रेज़ टू पावर 333, तो 3 रेज़ टू पावर 333 HCF आ गया प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नंबर दे सकता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम हो और पावर अगर ऑड हो तो सीधा आपका HCF क्या होगा, a रेज़ टू पावर HCF ऑफ n एंड m प्लस 1, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड मास से रिलेटेड है, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ बड़ी ब्रैकेट दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा इतने पोर्शन को, तो आ जाएगा 4 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 1, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 8
1 हो जाएगा, 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 4 डिवाइडेड बाई 2 2 और 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है ना, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इतनी ब्रैकेट को सॉल्व करके तो ये तो आ गया। ठीक है ना, यहाँ क्या लगा हुआ है डिवाइड लगा हुआ है। अब इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाली ब्रैकेट 9 में से 5 गए कितना होता है 4, तो यहाँ से 4 आ गया। ठीक है ना, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब बाहर फिर डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड बाई क्या है 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर डिवाइड है 8 डिवाइडेड बाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 16 गए -8 -8 प्लस 1 -8 प्लस 1 कितना हुआ -8 प्लस 1 -7, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय -7। तो 4 डिवाइड बाय -7 करूँगा मैं, पहले हम 4 डिवाइड बाय यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, तो 8 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 7 करूँगा -7, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय -7, यही आएगा। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय -7 डिवाइडेड बाय 4, तो आ जाएगा 4, इसको काटेंगे तो 4 2 ज़ा 8, तो 2 7 ज़ा 14, यानी कि -14 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर इसका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बोर्ड मार्क्स का था, बोर्ड मार्क्स का रूल आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एडवांस मैथ से रिलेटेड है। ठीक है ना, मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है। ई इज़ अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल एंड 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कह रहा है कि एक सर्कल है मेरे पास, कह रहा है कि यहाँ पर कोई पॉइंट सेंटर है, सेंटर से बाहर कोई पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है यहाँ पर। कह रहा है कि 26 मीटर अवे, 26 सेंटीमीटर अवे, ये 26 सेंटीमीटर दूर पे है। ठीक है ना, अ सीकेंट पी ए बी, एक सीकेंट है, सीकेंट होती है जो सर्कल को काटती है, एक सीकेंट मैंने ड्रॉ करी पी ए बी। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू ए है और ये क्या होगी बी, और ये सेंटर ओ है। कह रहा है पी ए बी, और कह रहा है जो पी बी की वैल्यू, पी यहाँ से लेके यहाँ तक पी बी की जो वैल्यू है टोटल कितनी है 32, और पी ए की वैल्यू कितनी है 18। तो यहाँ से यहाँ तक लेके कितना हुआ 18 हुआ, और टोटल कितनी है 32 है, टोटल कितनी है 32 है, तो 32 में से 18 गई कितना हुआ, कितना हो जाएगा 14। तो ये पी ए बी की वैल्यू कितनी आई 14 आई, यानी कि ए बी की जो वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है 14, और पी ए की वैल्यू कितनी है 18। अब कह रहा है कि जो सेंटीमीटर जो ये सर्कल है कितनी, ये जो लेंथ है 0 ओ से लेके पी तक, ओ से लेके पी तक वो कितनी है 26 सेंटीमीटर, सेंटर से दूर, यानी कि ओपी कितनी है 26। तो मैंने मान लिया कि रेडियस मैंने मान ली आर है, रेडियस मैंने मान ली आर है। ठीक है ना, रेडियस मैंने मान ली आर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 26 माइनस आर होगी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी कितनी होगी 26 माइनस आर। अब इस जो ये है ओपी है, इसको मैंने थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लिया, ये वाला ऐसे आगे ड्रॉ कर लिया, ये भी सीकेंट बन गई है। अब जो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है पी ए इंटू पी बी, यानी सॉरी पी ए, यानी कि जो सीकेंट होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पी ए इंटू में पी बी। ये किसके इक्वल होगा, यानी कि पी ए, यानी कि इसके इक्वल होगा, यानी कि इसको मैंने नाम दे दिया एम। ये किसके इक्वल होगा पी एम इंटू में, इसको मैंने नाम दे दिया एन, पी ए इंटू में पी एन के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है जो सीकेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटू में, यानी कि यहाँ से जहाँ से कट कर रही है यहाँ से पी ए इंटू पी बी, और उसी तरह नीचे फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा पी एम इंटू में पी एन लग जाएगा। तो पी ए कितना है मेरे पास 18, पी बी कितना है 32 इज इक्वल टू पी एम कितना है मेरे पास 26 माइनस आर इंटू में पी एन कितना होगा मेरे पास, ये भी आर होगी, यहाँ से ओ से लेके एन तक आर होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट से लेके पी तक कितना है 26 है, टोटल कितनी है 26, और 26 में आर और ऐड हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा ये 26 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ से। अब 18 इंटू 32 करेंगे हम, तो 18 इंटू 32 कितना होता है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 18 दूनी 36, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 576, ये आपके पास हो जाएगा 576, और ये कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 26 का स्क्वायर तो आर का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 माइनस 576, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि रेडियस क्या है, मेरे को रेडियस ही बतानी थी, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हुआ 10, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हमें सीकेंट का फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटू पी बी, उसी तरह नीचे इस वाले सीकेंट में पी एम इंटू में पी एन। ठीक है ना, टोटल पूरी लेंथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1.25 कोसेक थीटा। अब मेरे को पता है कि जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है साइन का उल्टा, और साइन क्या होता है पी बाई एच। ठीक है ना, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1.25 कितना होता है मेरे पास 25 पंजे 25 चौके 100, यानी कि 5/4, और कोसेक थीटा होता क्या है मेरे पास h बाई पी। अगर h, और ये किसके इक्वल है 5/4 के इक्वल है, अगर h 5 है, p 4 है,
तो बेस कितना होगा मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनाता है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, अगर ये 5 है और परपेंडिकुलर यानी कि ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं सिंपल इसमें पुट कर दूंगा, यानी कि 4 इंटू 10 टेंजेंट थीटा कितना होता है P बाई बी, यानी कि 4/3 माइनस, ठीक है ना, माइनस क्या है मेरे पास कोसेक थीटा, 5 इंटू में कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है मेरे पास B बाई एच, बी कितना है मेरे पास 3, बेस कितना 3, एच कितना है मेरे पास 5 + 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा क्या होता है मेरे पास h बाई बी, एच कितना है मेरे पास 5/3, बी कितना 3 + 4 इंटू कॉट थीटा क्या होता है B बाई पी, बी कितना है मेरे पास 3, पी कितना है मेरे पास 4 -1। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 16/3 -3 + 1 डिवाइडेड बाय 5/3 +3 -1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा नीचे, एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 16 -9 + 1, और 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब नीचे एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 + 15 -3। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 16 में से 9 गई कितना होता है मेरे पास 7, 7 में प्लस 1 कितना हुआ 8 डिवाइडेड बाय 15 में और 5 कितना हुआ 20, 20 में से 3 गए, ये कितना हो जाएगा 20 में से 3 गए, नहीं ये गलत हो रहा थोड़ा सा, 1 मिनट मेरे को कैलकुलेशन गलत हो रही है, 3 या 9 और ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 16 में से 9 गए कितना हुआ 7, 7 और 3 कितना हुआ 10, ये 10 आएगा यहाँ पर, और 15 5 20, 20 में से 3 गए, 20 में से 3 गए कितना 17, 20 में से 3 गए 15, नहीं यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पर 9 आएगा, 9 15 और 5 और 9 कितना हुआ 14, 14 और 3, 14 में से 3 गए 11, यहाँ 11 आएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, तो ये आज इसका आंसर कितना आ जाएगा 10/11 क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये भी एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। द साइड ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, कोई ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, ऐसे कोई ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, जो ए बी की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी है 13 है, ए बी कितना है मेरे पास 13 है, इसको मैंने नाम दिया ए बी और सी। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए बी की वैल्यू है 13, बी सी की वैल्यू कितनी है वो है 9, और ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 11। ठीक है ना, कह रहा है कि अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल, कह रहा है ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जो उसकी साइड को टच कर रहा है, ऐसे कह रहा है इसके अंदर एक सर्कल है जो उसकी साइड्स को टच कर रहा है एट डी ई एफ पे, डी ई एंड एफ पे टच कर रहा है। क्या बताना है, क्या डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए डी एंड सी ई, ए डी की जो लेंथ होगी यानी कि ए डी की जो लेंथ है माइनस किसकी लेंथ सी ई की लेंथ का मेरे को क्या बताना है डिफरेंस बताना है। ठीक है ना, अब मेरे को पता है कि मेरे को ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोई बाहर से अगर कोई पॉइंट है, बाहर से अगर कोई पॉइंट टेंजेंट खींच रहा है तो ये दोनों लेंथ क्या होती है इक्वल होती है। ठीक है ना, अगर किसी बाहरले पॉइंट से, किसी सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर मैं सर्कल पर टेंजेंट टच करूँ, कि ना जैसे ऐसे होता है कि कोई सर्कल है, इसके बाहर के पॉइंट से अगर मैं किसी सर्कल पर टेंजेंट टच करूँ, दो टेंजेंट बनाता हूँ तो दोनों टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है, दोनों टेंजेंट क्या होती है इक्वल होती है। बाहर के पॉइंट से अगर मैं इस तरीके से टेंजेंट टच करूं तो ये वाली लेंथ इसके इक्वल होती है। अब बाहर के पॉइंट से ये वाला पॉइंट है, इसके यहाँ से दोनों तरफ टेंजेंट इक्वल है, यानी कि ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, और ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी। ठीक है ना, अब इस वाली लेंथ को मैंने मान लिया x है, इस वाली लेंथ को मैंने मान लिया ये भी कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, और अगर ये लेंथ y है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी y, और अगर ये z है तो ये भी कितनी हो जाएगी z हो जाएगी, क्योंकि इक्वल है। ठीक है ना, अब x प्लस y, x प्लस जेड और y प्लस जेड, यानी कि इन सबको मैं जब ऐड करूंगा ना इसका पैरीमीटर, तो जब मैं पैरीमीटर ऐड करूंगा तो यहाँ से 2x हुआ, यहाँ से 2y हुआ, यहाँ से 2z हुआ। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस y प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा पूरी लेंथ ट्राइंगल की लेंथ को तो 2x आ रहे हैं, 2y आ रहे हैं, 2z आ रहे हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस y प्लस जेड, और लेंथ कितनी हो जाएगी 13 प्लस 9 प्लस 11, ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ प्लस ए सी की लेंथ, तो 13 प्लस 9 प्लस 11 कितना हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 20, 20 और ये कितना हो जाएगा मेरा 20 और 33, ये आ जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 33/2, 33/2 यानी कि ये आ जाएगा बस 2 1 2 16 13 2 6 12 16.5।
क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या बताना है, ए डी की लेंथ कितनी है मेरे पास, एक्स माइनस सी की लेंथ कितनी है, जेड। तो एक्स माइनस जेड की मेरे को वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, एक्स माइनस जेड की मेरे को क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए मेरे को क्या पता, वाई, अगर मैं वाई माइनस जेड माइनस करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे पास, 16.5 है, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं वाई प्लस जेड माइनस कर दूँ तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, और वाई प्लस जेड है कितना, यानी कि बी सी, और बी सी की लेंथ कितनी है, 9। तो एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 16.5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 16.5 में से 9 गए, ये आ जाएगा आपके पास 7.5 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 7.5 आ गई। फिर उसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू निकालूंगा जेड की। अब जेड की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को एक्स प्लस वाई माइनस करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई कहाँ आ रहा है, ए बी में आ रहा है। तो ए बी कितना है, 13, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे पास, 16.5। और इसमें से अगर मैं एक्स प्लस वाई कितना है मेरे पास, ए बी कितना है मेरे पास, 13 प्लस जेड इज इक्वल टू 16.5, और जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3.5। और मेरे को क्या बताना है, एक्स माइनस जेड बताना है। तो एक्स माइनस जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है, 7.5 माइनस 3.5, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक्स माइनस जेड, यानी कि ए डी की लेंथ जो है और ई जेड की जो लेंथ है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आए, ये आज के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो होप आपको ये बेनिफिट देंगे एग्जाम में आपके, और ये सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, और ये फिर से कहता हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो कंसेप्ट को जानते हैं, हर एक कंसेप्ट को जानते हैं, और बस उसका यूज़ करना नहीं जानते कि उस कंसेप्ट का यूज़ किस तरीके से करें। तो ये आपके पास कुछ 10 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और 10 क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, रैंडम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। तो हमारा जब आप सर्च करेंगे फेसबुक पर ट्यूशन फॉर मैथ, तो कुछ इस तरह का लिंक आपके पास सामने आ जाएगा। ट्यूशन फॉर मैथ सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने सारे मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपके पास मैथ्स डाउट आता है तो इस ग्रुप में पोस्ट कीजिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना। तो इन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इन दोनों ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव मैथ बाय सचिन सर। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।